चलिए जी, मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। पैनल हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि ख़वातीन बैठी हुई हैं। बहुत सी हमारे पास इस तरह की क्यूरीज़ आई हैं ख़वातीन की कि जी हमारे को मैटरनिटी लीव पे बड़ा डिस्क्रिमिनेट करती है कंपनीज। तो इन तमाम जो बैठी हुई ख़वातीन या हमारी फ़ीमेल्स पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको बताएं कि इसमें रूल्स ऑफ लॉ क्या कहता है। सर कैन आई आंसर? ओके, सो बुनियादी तौर पर देखिए, आपका जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है उसको पाकिस्तान में जो है या कहीं भी दुनिया में जो है एम्प्लॉयमेंट लॉज जो होता है बुनियादी तौर पर बेसिक, ठीक है, एम्प्लॉय का रिलेशन एम्प्लॉय रिलेशन को व्हाट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से आप उसको कुछ कह लीजिए, ठीक है। सो मैटरनिटी का जब आप एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जहाँ आप लोग मेजॉरिटी बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर जो लेबर लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं, ठीक है। हमारे जितने स्टैट्यूटरी लॉज हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, वो सिर्फ वर्कर्स के लिए हैं। जहाँ तक आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं या आप लोग आईटी सेक्टर के बैठे हैं, आपके यहाँ हार्डली एक ऑफिस बॉय, पीएम, ओके, ड्राइवर, ओके, समथिंग, ओके, वो लोग वर्कर ग्रेड्स के अंदर फॉल करते हैं। लेबर लॉज पाकिस्तान के याद रखिएगा उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ओके। अब देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, ओके, जनरली आप लोग एचआर हैं, आप लोग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप जब एक नया एम्प्लॉय ऑन बोर्ड लेते हैं, हायरिंग प्रोसेस में लाते हैं, जब उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, जिसको आप अपॉइंटमेंट लेटर भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, वो किस लॉ के तहत लॉ कौन सा रेगुलेट करेगा? एनीबॉडी को अंदाजा है, ऑल द फीमेल एचआर, कि आप इतनी हायरिंग करते हैं, इतने आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, इतनी, ठीक है, पहले आप उनको ऑफर लेटर देते हैं, फिर फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। पाकिस्तान का कौन सा लॉ है या वैसे ओवरऑल कौन सा जनरल लॉ है जिसके साथ ये रिलेशनशिप आप रेगुलेट करेंगे? नहीं, ब्रीच हो सकता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एम्प्लॉय की तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी, एम्प्लॉय की तरफ से होता है। कौन सा लॉ है इवेंचुअली जो है एचआर मैनेजर, एचआर स्पेशलिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि कौन रेगुलेट करेगा। आई वंडर, ओके, टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेबर लॉ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो हैं वो सिर्फ वर्कर्स को रेगुलेट करते हैं। आपके मेरे जैसे वाइट कॉलर जॉब्स को पाकिस्तान का कोई लेबर लॉ रेगुलेट नहीं करता। ओके, इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्शन, ओके, इसको हम कहते हैं मास्टर एंड सर्वेंट प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसको मास्टर एंड सर्वेंट डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी हम कहते हैं। सो आई कैन, मेरे से जब आपको ये रब्ता करना चाहे, लेना चाहे, आई कैन गिव यू 20-50 ओके सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स। देखिए, एक है लॉ जिसको स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट पास करती है एक्ट की फॉर्म में या ऑर्डिनेंस में जब नहीं होती। दूसरा उसको हम कहते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज द लॉ विच इज द कोर्ट रूलिंग्स, ओके, विच इज आल्सो अ बाइंडिंग लॉ में, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ लॉ। सो कॉमन लॉ के तहत जो है, जो आप लोग जो है अपने एम्प्लॉइज के साथ जो रिलेशनशिप करते हैं, वो जो अपॉइंटमेंट लेटर आप बनाते हैं, दैट इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। एंड नाउ व्हाट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट? ओके, प्रिंसिपल जो मास्टर एंड सर्वेंट का है वो ये कहता है कि जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपका रिलेशनशिप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो होगा वो रेगुलेट किससे होगा? मेयर थ्रू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो शर्तें शराइतें आप उसमें तय कर देंगे कि जी आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको खाना मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, आपको टर्मिनेशन 1 मंथ नोटिस देना होगा, 3 महीने का नोटिस देना होगा, ये आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, व्हाटएवर द टर्म्स, ओके, आप उसमें सेटल कर लेंगे। लॉ ये कहता है कि वो टर्म्स रेगुलेट करेंगी, प्रोवाइडेड दैट कॉन्सेंट। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये है कि कॉन्सेंट होती है। इट हैज टू बी कॉन्सेंटेड बाय बोथ पार्टीज, ओके। आप अंगूठा साइन, सिग्नेचर, थंब लेते हैं, एम्प्लॉयर भी साइन करता है एंड द वन हु इज एक्सेप्टिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म्स एक्सेप्ट कर रहे हैं दोनों की। सो ये हार्ड कॉपी मैंडेटरी है कोर्ट ऑफ लॉ के लिए, जुबानी कोई चीज नहीं होती। सो उसके तहत ये आप रिलेशनशिप उसको रेगुलेट करते हैं। प्लीज ये देखिएगा। सो अब मैटरनिटी लीव की जहां तक बात है, अगर तो वर्कर होता, वर्कर, फीमेल वर्कर को तो 90 डेज की मैटरनिटी लीव है, गुड ना। वर्कर बाय लॉ जो है वैसे भी जो है सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो है उसको सोशल प्रोटेक्शन के तहत जो है उसको 45 डेज वहां से मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉयर भी 45 डेज दे सकता है, ओके। अब वाइट कॉलर के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट जो है क्या देंगे आप? अनलेस रेंटल के आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के तहत आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, उसके अंदर जब टर्म्स में लिखा होगा कि यू विल बी एंटाइटल्ड टू दिस, एंटाइटल्ड टू 90 डेज मैटरनिटी पेड हॉलीडे, ओके, गुड इनफ। अगर लिखा हुआ है तो वर्कर का ये, उस फीमेल एम्प्लॉय का ये हक बन गया कि नाउ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, ओके।
अब डायलेमा देखिए, वर्कर कैन गो टू, वर्कर के लिए रेमिडिएशन के सिस्टम्स बने हुए हैं, ठीक है। लोएस्ट अथॉरिटी एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनी हुई है लेबर डिपार्टमेंट के अंदर। देन वी गो टू द लेबर कोर्ट, इवेंचुअली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आपके लिए जो है वाइट कॉलर्स के लिए सिविल कोर्ट के अलावा देयर इज नो वे आउट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू आर एन एम्प्लॉई, आप एज एचआर आप लोग भी हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आपके पास रेमेडी क्या है पाकिस्तान के लॉ में? यू हैव टू गो टू द सिविल सूट। ओके, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर डैमेज आपने जो है जाके करना है, आपको कोई और फॉर्म जो है अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए जो फीमेल को मैटरनिटी लीव नहीं देते, इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर लेबर लेजिस्लेशन में वाइट कॉलर इज नॉट प्रोटेक्टेड। सो दीज आर दी चैलेंजेस जो कि फीमेल्स के लिए हैं कि आपको 10 साल लग जाएंगे सिविल सूट को मेटरलाइज करते हो। मैटरनिटी बेनिफिट जो है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जॉब भी जाएगी एंड इमेजिन यू हैव टू हायर अ लॉयर, कोर्ट में एक आधी दफ़ा आपको भी जाना पड़ेगा 90 डेज मैटरनिटी लीव लेते लेते। व्हाट आर दी चैलेंजेस? लॉ आपको कोई चीज़ नहीं देता, कोई प्लेटफॉर्म, कोई रेमेडी की कोई प्रोविजन नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। वर्कर्स को जो है वर्कर ग्रेड्स के लिए अवेलेबल है, टोटल आपके लेबर लॉज जो हैं वो रेमेडी प्रोवाइड करते हैं एंड अथॉरिटीज आर देयर। ओके, उसी एक्ट के तहत अथॉरिटीज फॉर्मुलेट होती हैं, बनी हुई हैं और उनको एंटरटेन करती हैं, ठीक है। वाइट कॉलर पाकिस्तान के अंदर इज अनप्रोटेक्टेड। आपके साथ मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं 24 घंटे की एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, देयर इज नो बाइंडिंग। मैं उल्टा आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि मैं आपको ये जॉब दे रहा हूँ, हर महीने 1 लाख रुपया मुझे जो है पे करेंगे। ओके, कैन यू इमेजिन? देयर इज नो मिनिमम वेज फॉर यू, देयर आर नो वर्किंग आवर्स फॉर यू। मैं आपके 8 घंटे की एक स्टैंडर्ड कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, एक बेसिक ह्यूमन राइट है। ओके, और वीकली भी देना आपने 6 डे जो है बेसिकली रेस्ट डे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ओके, पाकिस्तान ने भी रेटिफाई किया हुआ है कि 6 दिन काम के बाद जो है 5 डेज चले। आपके सेक्टर में वैसे ही 5 वर्क डेज हैं, नॉर्मली 6 डेज के बाद 7 डे रेस्ट इज टू बी गारंटेड। ओके, आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप 24/7 काम करेंगे, इट्स अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। वेदर ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं या नहीं होते, अनफॉर्चुनेट डायलेमा ये है कि पाकिस्तान के लेबर लॉज के अंदर ये बहुत बड़ा गैप है। हमारी सारी एफर्ट के बावजूद, जस्ट शेयर विद यू, आई एम एन एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन लेबर लेजिस्लेशन, जो पंजाब की ट्राइपार्टाइट कमेटी है ऑन लेबर लेजिस्लेशन, आई एम 7-8 साल से आई एम पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो आई एम ऑल्सो, वो कह लेंगे जी उस गुनाह में मैं भी शरीक हूँ, मेरी सारी पर्सनल एफर्ट के बावजूद आई हैव नॉट बीन, मैं ड्राफ्ट करके भी देता हूँ वहाँ, मैं कहता भी हूँ, बट वहाँ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, then the Punjab government is there. Okay, we have not been able to draft anything. Okay, नहीं होंगे। आपको वर्कमैन की, इन्होंने तो खाली वर्कर कहा था, आपने वर्कमैन कहा है, तो इसका मतलब आपको वो चीज़ पता है कि वर्कमैन है क्या चीज़, ठीक है। इन्होंने तो खाली वर्कर कहा था, आपने वर्कमैन कहा है, इसका मतलब ये है कि आपने दुम पे पैर तो रखा है, ठीक है, सही है। ये तो मैं नहीं मान सकता कि आपको पता नहीं है। ये जरूर है कि ऑर्डर्स पड़ा हुआ है, शॉप ऑर्डर पड़ा हुआ है इन्होंने। और वो जो टर्मिनेशन सिम्प्लिसिटर वाला सवाल है ना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, $1 मिलियन क्वेश्चन है। इससे इनसे भी मेरी बड़ी बहस होती रही है। सर इनका रिप्लाई करें जो इन्होंने सवाल किया। देखें, वर्कमैन का तो यही जवाब देंगे क्योंकि वर्कर इन्होंने छेड़ा और आपने उस पर चीख मारी है, ठीक है। अब आइए टर्मिनेशन सिम्प्लिसिटर। देखें अदील भाई, मसला ये है कि 2 चीज़ें हैं आपकी सेपरेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, बल्कि 3। एक है रेजिग्नेशन, ठीक है, दूसरा टर्मिनेशन। रेजिग्नेशन एम्प्लॉय का हक है, टर्मिनेशन एम्प्लॉयर का हक है। ओके, अच्छा, टर्मिनेशन सिम्प्लिसिटर जो है ये एक ज़माने में चल चुका है और मैं आज भी बहुत क्लियर हूँ कि टर्मिनेशन सिम्प्लिसिटर एग्जिस्ट करता है। हम कहते हैं ना कि टर्मिनेट कर देंगे, तो टर्मिनेट एक आदमी है जो कि गायब हो गया, नहीं आ रहा, रिज़ाइन भी नहीं दे रहा, तो आप टर्मिनेशन सिम्प्लिसिटर ही करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन फर्ज कर लें वो वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल करता है, तो वहाँ फिर आपको वो 10 या 12 जो मिसकंडक्ट दिए गए हैं उसके तहत वो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें 10 डेज से ज़्यादा की अगर एब्सेंटिज्म है तो फिर वही आपको शो कॉज इशू करना और वो डिसिप्लिनरी पूरी प्रोसीडिंग को अडॉप्ट करके
उसको फारिग करना पड़ेगा और वो कहलाता है डिसमिसल। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही बॉर्डर लाइन केस है ये मसला। टर्मिनेशन सिंप्लिसिटर इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सनल ओपिनियन अगर बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है। अब वो किस तरह करता है उसका स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 के ऊपर गेज बता देंगे कि कौन सा सेक्शन है कि जहाँ टर्मिनेशन का लफ्ज लिखा गया है। डिसमिसल खाली एक जगह लिखा गया है, ठीक है, सिर्फ एक जगह लिखा गया है कि जब आप कहते हैं कि उसका सेटलमेंट कर रहे होते हैं वहाँ डिसमिसल आ रहा है। डिसमिसल जो उन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर टर्मिनेशन ही चलाया है, जबकि डिसमिसल और टर्मिनेशन में फ़र्क ये है कि टर्मिनेशन साफ क्या कहते हैं तरीक़ेकार है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, जो विच ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड। डिसमिसल भी ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड है, बट उसके साथ जो है स्टिग्मा कोई लग गया, कोई आपका चार्ज लग गया, तो जब आप डिसमिसल की तरफ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो वर्कमैन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर आपने फ़र्ज़ करना है एक आदमी मैनेजमेंट कैडर का है जो कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, एडमिनिस्ट्रेटिवली सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहा है, तो वहाँ पे आपको डिसमिसल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल टर्मिनेशन करें और चलता कर दें उसको, 1 महीने की नोटिस की तनख्वाह दे करके चलता करते हैं आप उसको, ठीक है। लेकिन अगर वो वर्कमैन है और वो 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी पे चला गया है, तो फिर आप 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, जैसे बात हो रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको शो कॉज इन प्लेस करें, और उसके बाद जो तरीक़ेकार होता है कि उसको नोटिस भेजा जाता है कि इंक्वायरी के लिए आप हाजिर हो, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, फिर वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है और फाइनली फिर वो डिसमिसल ऑर्डर पास होता है। ठीक है जी। अब वर्कमैन स्टैंडिंग ऑर्डर ओके, यू रेफरिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर। वर्कमैन जो है बुनियादी तौर पर जो है लेबर लॉज के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स में डिफाइंड है। ओके, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक टाइटल ही वर्कमैन है। ओके, गुड इनफ। ये जो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड वन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लॉज। ओके, सेकंड जो है जो प्योरली कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ टर्म वर्कर्स यूज नहीं हुई, वहाँ टर्म एम्प्लॉय यूज हुई है। डायलेमा ऑफ आवर लेबर लॉज। ओके, IRA में जाएंगे तो वहाँ भी टर्म वर्कर। ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट जो है बुनियादी तौर पर जो है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को डील करता है। आई एज ए स्टूडेंट लॉ मैं जो IR को बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। 1968 में एम्प्लॉय यूज हुआ। ओके प्लीज, मैं दोबारा बात ओके, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है बुनियादी तौर पर जब हम पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब के अंदर पंजाब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 2012 आफ्टर 18th अमेंडमेंट द टाइटल हैज बीन चेंज्ड। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ के मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि व्हेन यू कोट अ लॉ 1968 is not a current law. Current law. Okay. So जो current laws हैं basically हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसका टाइटल क्या है। So standing orders 2000 amendment act जो 2012 of Punjab, that is our current law. Okay, 1968 is no more. Although कि same, okay, common full stop भी same है, nothing got changed. Okay. Okay. Standing orders 12, okay, orders हैं शेड्यूल स्टैंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट होते हैं, पहले डेफिनेशन वगैरह हैं। ओके, वर्कमैन पे वर्कर मैं आता हूँ डेफिनेशन। स्टैंडिंग ऑर्डर्स 12 जो है उसका टाइटल क्या है? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, ठीक है, स्टार्ट विद ओके कि जी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कमैन या सबसे द वर्कमैन शैल नॉट बी टर्मिनेटेड अनलेस एंड अनटिल ये टर्मिनेशन। देखिए बुनियादी तौर पर हम टर्मिनेशन के वर्ड को जो है एज अ बैड ओमन लेते हैं, जिन कि उसकी सर्विस जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है हमने उसकी जॉब टर्मिनेट कर दी। ओके, गुड इनफ। सो टर्मिनेशन इज नॉट अ बैड ओमन। ओके, ये बुरा लफ्ज़ नहीं है जो हम एज्यूम करते हैं। ओके, टर्मिनेशन कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ ओके जो वर्स्ट सिनेरियो है, ये जो बात हो रही है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट जो कि बैड ओमन है, स्टिग्मा लग गया। ओके, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया। ओके, टर्मिनेशन कुड बी अ वर्कर कुड रिजाइन। ओके, आप आपका एम्प्लॉई है, मैंने आया एज एन एम्प्लॉई, इफ आई हैव रिजाइन एंड गिवन यू 1 month नोटिस, अगर मैंने 3 महीने का देना है तो 2 महीने का जो भी एक मेरी रिक्वायरमेंट थी अंडर द टर्म्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको एक नोटिस पीरियड दे दिया, मेरा जैसे ही नोटिस पीरियड खत्म होगा मेरी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होगी। सो प्लीज़ याद रखिएगा टर्मिनेशन वर्ड इज़ नॉट अ बैड ओमन। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट इवन बाय गिविंग रेजिग्नेशन। एम्प्लॉयर भी आपको 1 month नोटिस दे सकता है, वो भी ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल जो है रिलेशनशिप में ब्रेक होना है, टर्मिनेट होना है। सो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप जो ब्रेक हो रहा है ये टर्मिनेशन है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। टर्मिनेट क्यों कहते हैं? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली।
टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए टर्मिनेट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ और कोई वर्ड यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए इसको प्लीज़ इस पर्सपेक्टिव में देखिए। ओके, 1 मंथ नोटिस दिया आपने, 1 मंथ नोटिस दोनों पार्टियों पे दिया, और यू पे इन लिeu ऑफ ए नोटिस। दिस इज द बेसिक लॉ, स्टैंडिंग ऑर्डर्स 12 ये कहता है। यहाँ ये काम खत्म हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर्स। ओके, हमारे लिए एक अजाब बना दिया हमारे लेबर लेजिस्लेचर ने। ओके, IRA बना के, ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन और उसके अंदर जाके IRA के अंदर जो है हमें वर्कर को स्टैंडिंग ऑर्डर 12 में इख्तियार दे दिया कि ये वो अपनी इस मुलाजमत को, टर्मिनेशन को किसी भी अकाउंट पे हुई है। इमेजिन कीजिए, स्टैंडिंग ऑर्डर 12 पहले क्या कह रहे हैं कि जी आप दोनों पार्टियां जो हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, अपनी मुलाजमत को टर्मिनेट कर सकते हैं बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस और पे इन लिeu ऑफ नोटिस। बात खत्म होगी। ऑनरेबल जो है बेसिकली आपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। ओके, डिसएंगेजमेंट हो गई। ओके, उसके बाद अब यहाँ वर्कर को राइट दे दिया गया कि वर्कर जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है अगेंस्ट टर्मिनेशन। कैसा, व्हाट अ डाइकोटमी। ओके, मॉकरी ऑफ लॉ। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स को जब 12 को पढ़ते हैं तो ये एक मेरे लिए भी है एक, मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। ओके, अंडरस्टैंड ही, कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर सकता। मैंने आपको कॉमन विजडम दे दी है कि जब रिलेशनशिप 1 महीने की नोटिस या नोटिस पे ब्रेक हो गया, इट्स अ वेरी ऑनरेबल एग्जिट। ओके, नौ वर्कर को क्या राइट दे रहे हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाए और आपको ड्रैग करे। ओके, एम्प्लॉयर को। ओके, 2 नंबरी नहीं है, आपने उसको 1 महीने की नोटिस दे दी है, नोटिस भी दे दिया या नोटिस पे दे दिया, एम्प्लॉयर को तो कोई इख्तियार नहीं दिया। IRA के तहत क्या कर दिया आपने, अब कहा कि जी आप IRA सेक्शन 25 के तहत, स्टैंडिंग ऑर्डर्स को 12 को पढ़िए, 25 के तहत जो है वो जाके जो है लेबर कोर्ट में चला जाएगा। नीचे वाली कोर्ट में जो है पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वहाँ तो वो इसको चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे इस प्रोसीजर को जब हम कहते हैं वहाँ टर्मिनेशन जो है इस काउंट ऑफ मिसकंडक्ट, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो लेबर कोर्ट में उसने जाना है डायरेक्ट। ओके, अब ये जो बात कर रहे थे राना साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो वर्कर आपकी टर्मिनेशन को करेगा, ये भी क्लैरिटी नहीं है कि वो वहाँ जब जाएगा वो पेमेंट ऑफ अथॉरिटी के पास चले कि मुझे इन्होंने टर्मिनेट 1 मंथ नोटिस पे कर दिया, वहाँ से चलता चलता केस जो है हमारे यहाँ डायलेमा ये है, ना जजेस ना लॉयर्स पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉज की ना एजुकेशन है ना कोई डिग्री है। लेबर लॉज जो पढ़ाए जाते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली व्हाट दे डू, वो तो क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं सारा, पाकिस्तान पिनल कोड। ओके, उन लेबर लॉज किस्ती पाकिस्तान के लॉ के एजुकेशन के सिस्टम में नहीं पढ़ाए जाते, इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है। बच्चे मैं अनफॉर्चुनेटली क्या पढ़ा, मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ जो पढ़ाती भी हैं। ओके, बेसिकली व्हाट यू टीच, आप लेबर लॉज को जो अब आ जाएं, इसी पे आगे चलते जाएं। मैंने आपको क्वेश्चन रेज कर दिया, IRA के तहत ये बुनियादी तौर पर जो टर्मिनेशन है वो चैलेंजेबल। ओके, IRA के तहत वर्कर को इख्तियार मिल गया। अब आ जाए वर्कर की डेफिनेशन पे। वर्कर की 10 डेफिनेशन हैं। ओके, पाकिस्तान के लॉ में वर्कर मीन्स वर्कमैन। ओके, वर्कमैन जब भी आप कहेंगे तो कोर्ट्स के फैसले, कॉमन लॉ कहता है कि वर्कमैन को वर्कर ही कहेंगे। ठीक है, मैं उसको भी अनएथिकल समझता हूँ कि जब वर्कमैन है तो फिर वर्कमैन है। ओके, इमेजिन कीजिए पाकिस्तान का जो एम्प्लॉयमेंट का लॉ है जिसके तहत फॉर एग्जांपल हम लोग इंडस्ट्रियल कमर्शियल में हम वर्कमैन कहते हैं उसको, हाउ अबाउट वर्क वुमेन? आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन। गोरे ने ये बनाया था 1920s 30s का ये बने हुए हैं और हमने इनको 60s में आकर अडॉप्ट किया। वर्कमैन, नो वर्क वुमेन। फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ के देख लीजिए, इसको पढ़ के देख लीजिए, उसके अंदर ही का वर्ड यूज हुआ है, शी का वर्ड ही यूज ही नहीं हुआ। मैं चैलेंज कर रहा हूं कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर जज जो है बायस ना हो, फैक्ट्रीज एक्ट किसी फीमेल वर्कर पे अप्लाई नहीं हो सकता, स्टैंडिंग ऑर्डर्स किसी फीमेल वर्कर पे अप्लाई नहीं होता है। शी इज अ वर्क मैन दिया हुआ है, ही का वर्ड यूज हुआ है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरा फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ लीजिएगा, शी का वर्ड यूज नहीं हुआ। डायलेमा ऑफ लेबर लॉज। उस जमाने में सोचिए जरा, 1920s 30s में क्या था इंडियन सब कॉन्टिनेंट? देयर वाज नो इंडस्ट्री, देयर वाज नो कमर्शलाइजेशन। गोरे के हम अंडर थे। ओके, 2 दुकानें भी नहीं होती थी। ठीक है, तो उस वक्त ये लेबर लॉज बनाए गए थे, फीमेल कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे कल्चर के अंदर काम करने का। तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में कहाँ काम करना था, ना फैक्ट्रियाँ थी तो काम कहाँ करना था। तो इसलिए उस ज़माने में क्योंकि बंदे ही काम करते थे, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल ही काम करते, इसलिए इसको वर्कमैन दे दिया गया। 1947 से लेके आज तक हमें एहसास नहीं हुआ था हम वर्कमैन को वर्कर ही करते हैं, वर्कर के अंदर फीमेल भी फॉल कर जाएंगी। ओके, मैटरनिटी का एक्ट बना दिया, बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट भी दे दिया, बाकी चीज़ें फीमेल को आप जो है करेंगे, जेंडर इक्वालिटी कर दी, वो कर दी, लेकिन किसी को इस तरफ ख्याल ही नहीं आया। ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर में से वर्कमैन इज अ पर्सन हु इज, ठीक है, बुनियादी तौर पर जो है जो मैनुअल और क्लरिकल काम करता है, दिस इज द बेस। अ पर्सन डूइंग क्लरिकल वर्क और मैनुअल वर्क जो है वो
वर्कमैन की डेफिनेशन में या वर्कर की डेफिनेशन में फॉल करेगा, ही इज़ अ वर्कमैन। इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं आप, यू विल नेवर फॉल इन द दैट, ओके, ठीक है। 10 कोर्ट रूलिंग आपको इस फेवर में मिल जाएगी, बट दिस इज द क्रक्स। स्किल्ड कवर्ड यूज़ किया हुआ है, अनस्किल्ड का यूज़ किया हुआ है, डजंट मैटर। मतलब स्किल्ड जो काम है बेसिकली वो भी और अनस्किल्ड भी दोनों मैनुअल क्रेडिटर हो सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन, ओके, नॉट एनी मोर क्वेश्चन। इरफान साहब, सर आपने कहा कि अदील बैठ जाए हम। 10 डेफिनेशन का वर्क आसान कर देता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बच्चों सबके लिए। जहाँ पे 10 डेफिनेशन है ना, उसका आसान तरीका ये होता है उसको रीड करने का कि जो सब्जेक्ट मैटर हो ना उसका लॉ लिया जाता है, उसमें जो वर्कमैन डिफाइन है वो ही एप्लीकेबल। जी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? ओके प्लीज, ओके सॉरी, आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बुनियादी तौर पे देखिए सर, ये बताइए सर प्लीज, ओके प्लीज, ओके सर एक और बात बता जी। आपने कहा देयर इज अ फ्लॉ इन लॉ, लेबर लॉ। देयर इज नो फ्लॉ इन लेबर लॉ, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट लॉ इन पाकिस्तान। देखिए लॉ हमारा मौजूद है, वो हाई लेवल के लिए ना, तो वो तो ये भी कह रहे हैं, नहीं होना यही सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं यही उन्होंने कहा है। आर यू ए लॉयर? ओके, आर यू ए लॉयर? आर यू ए लॉयर? आप लॉयर हैं? ओके चलिए, मैं भी मजदूर, मैं बता दूं। ओके पाकिस्तान, देखिए पंजाब के अंदर, मैं सिंध की नहीं बात, पंजाब के अंदर 4 एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं। ओके सुन लें, एम्प्लॉयमेंट लॉ सुन लेना सर। स्टैंडिंग ऑर्डर्स इज 1, इंडस्ट्रियल कमर्शियल, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, माइंस एक्ट, और 4th इज बेसिकली रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। ओके, ये 4 एम्प्लॉयमेंट लॉ हैं। जब आपके पास वेज अथॉरिटी बैठता है ना, वो ही इज नॉट अ लेबर प्रैक्टिशनर, वो ग्रेड 17 का एम्प्लॉय होता है, सम हो 16 के ग्रेड को चार्ज दिया होता है, ठीक है, वो लेबर लॉ प्रैक्टिशनर नहीं होता, ना उसमें लेबर लॉ पढ़ा होता, ठीक है वो। अच्छा, अब आप उसके सामने, और वो फाइनल अथॉरिटी ये होती है कि उसके पास 11 गुना की पेनलाइज करने के लिए, वो जब आपको चार्ज करेगा ना तो आपके लिए टफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देता हूँ, लोग कंफ्यूज कर देंगे उस चीज़ को कि वो जब कहता है ना कि मैं आई एम आल्सो वर्कमैन, वेटरनरी डॉक्टर कहता है आई एम अ वर्कमैन। अच्छा, वो साबित कर देता है उस डेफिनेशन को पढ़ के। इंटरेस्टिंग मैं केस बताने लगा हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट लाहौर के अंदर, लाहौर बेंच के अंदर, बैंक की ब्रांच में हेड जो है वो पेश हुई है एक बैंक से, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, जज साहब ने कहा दिस इज नॉट योर फोरम। जी मालूम है। उसने कहा वेयर इज योर लॉयर? उसने कहा मेरा तो कोई लॉयर नहीं है, मैं खुद हूँ कि मैं विटनेस हूँ उस कोर्ट का। उसने कहा मैं खुद हूँ। उसने कहा कि आप कैसे प्रोसीड करेंगी, ये तो वर्कर की कोर्ट है। कहती मैंने आपका ना लेबर लॉ पढ़ा है, तो जो वर्कर लिखा था ना वो मैं हूँ। वो यूनिट हेड कर रही है अपनी बैंक का, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है। अच्छा, उसने आर्ग्यू किया, वो जो किताब में था वो कहती है मैं कर रही हूँ। अच्छा, जज वहाँ पे बैठा हुआ है, सारे वहाँ बैठे, उसने पूरी कोर्ट को खामोश कर दिया और उसको डेट पड़ी कि मैं उसकी विक्ट्री जानता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम किस कोर्ट में क्या लेने करें। जब आप जो 10 डेफिनेशन है ना, तो 10 डेफिनेशन हम सब पढ़े ना, हम सब पे फिट आते हैं। प्रॉब्लम इस देश के आसान कर दूँ, अगर आप वेज अथॉरिटी में गए ना, किसी की पेमेंट का मसला है, तो वेज अथॉरिटी की जो डेफिनेशन और वर्कर है ना वो ले लें। अगर आप टर्मिनेशन में गए हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस की ले लें। अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर गए हैं तो वो वर्कर की डेफिनेशन लगे। अगर आप IRA में जा रहे हैं तो आप IRA में जो वर्कमैन की डेफिनेशन है वो पढ़ लें, किसी और को कंसल्ट ना करें, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक सर, एक मिनट एक सेकंड मुझे दीजिए। ओके बच्चे, मेरा जो बुनियादी तौर पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से होता है। बाय रेडी वाला खड़ा हुआ, इज एन एलियन टू मी, ओके, आई एम एम्प्लॉयर, ओके, ऐसे ही है। मेरा उसका क्या ताल्लुक वास्ता है, मेरा उसका रिलेशनशिप कौन सा लॉ जो है वो क्रिएट करता है, कौन सा लॉ एस्टैब्लिश करता है, फ्रॉम वेयर इट एमिनेट्स बेसिक केस। जब मैं उसको हायरिंग प्रोसेस में डाल के मेरा एम्प्लॉयमेंट लॉ उसको मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लाएगा। सो दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स एम्प्लॉयमेंट लॉ। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है मेरा वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। माइंस के लिए माइंस एक्ट एस्टैब्लिश करेगा। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट जो है वो मेरा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। वो जो बेसिक कोर लॉ है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और आपका डेजिग्नेशन, आपका स्टेटस, आपकी जो है वर्किंग टोटल जो है वो डिफाइन कर रहा है। दैट इज अ बेस लॉ। उसको सपोर्ट कर उस एम्प्लॉय, एक मिनट सुनिए जरा सर, इट्स लाइक सर प्लीज देखिए कोर्ट क्या कहती हैं, देखिए मैं उस बहस में नहीं जा रहा सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम काम करते हैं इसको सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं पहले। देखें ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सॉरी भाई सर, ऐसी है देखिए हम लोग भी
थोड़ा मैंने क्या कहा था कि मेरे पास कोई डिग्रीज नहीं है, मैं वेरी गुड स्टूडेंट। देखें चलें आरिफ साहब, देखें मसला पता थोड़ा देखिए, कहे आप भी सही रहे हैं, गलत ये भी नहीं है। पहला मसला तो यही हल कर दिया, ये पहला मसला तो मैं यही हल करूँगा, क्या है आप भी सही रहें, गलत ये भी नहीं है। आपकी बात 100% है, और मैं आपकी नॉलेज के लिए, और जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा था कि लेबर लॉ में 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, 3 डेफिनेशंस, जिसमें एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, ठीक है, और वेज की डेफिनेशन भी आपको हर लेबर लॉ के अंदर मुख्तलिफ मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन भी आपको हर लेबर लॉ में मुख्तलिफ मिलेगी, एम्प्लॉयर की भी मिलेगी। तो आपकी बात 100% सही है कि अगर वो पेमेंट ऑफ अथॉरिटी के तहत गया है तो हमें पेमेंट ऑफ अथॉरिटी के तहत ही उसको डिफ़ाइन करना चाहिए कि ये क्या उसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है या नहीं करता। इससे मैं 100% इत्तफाक करता हूँ। लेकिन होता ये है कि जो एग्रीड पर्सन होता है ना, वो जॉब उधर रहा है पेमेंट ऑफ अथॉरिटी एक्ट के तहत, लेकिन सहारा स्टैंडिंग ऑर्डर का भी उठा रहा है वो, ठीक है। अब ये जज की विजडम कॉम्पिटेंसी के ऊपर है भाई कि वो उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है। मैं आपको हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये इसकी जज की विजडम और कॉम्पिटेंसी के ऊपर है। नहीं, मतलब जो वहाँ का जो फैसला करने वाला बंदा बैठा हुआ है तो वो तो जज ही कहलाएगा ना। जो वहाँ पे भाई लेबर कोर्ट में कोई तो फैसला करेगा, ठीक है, तो जो फैसला करने वाला है उसकी विजडम के ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूँ, पुरानी रूलिंग है, शायद राना करम साहब सपोर्ट करेंगे और इनको भी होगा, कि वर्कमैन के अंदर जनाब पीआईए का कैप्टन भी फॉल कर गया, पीआईए का कैप्टन भी फॉल कर गया वर्कमैन के अंदर। हालांकि उसने कहा कि जी मैं तो काम ही मैन्युअली करता हूँ, ठीक है, उसने प्रूफ कर दिया। पीसी का जो, जी बिल्कुल, पीसी का जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर था वो वर्कमैन में फॉल कर गया, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे वो देखिए, बात ये है कि आप उसको मैनेजर का लेवल दे दें, लेकिन काम अगर उस लेवल का ले रहे हैं तो वो फिर वो प्रूफ करेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस इशू। एक्चुअली जो मेरा डेटा था वो फ्रॉम 30 MNCs फ्रॉम पाकिस्तान था, एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एरिया यही था कि हाउ दे आर सो मैनी लॉज, और माशाल्लाह इतना आपने इसके ऊपर सुना भी। सो उस लॉ में भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, अगेन आपने वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन के केस में भी देख लिया। सो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी ऑफ कोर्स इतनी प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे एम्प्लॉयर पे इंटरनेशनली जब मैं अपने लिटरेचर रिव्यू करी थी तो आई हैव सीन दैट इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे देयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एंड एवरीबडी नोज़ अबाउट दैट। देयर आर स्पेशल SOPs जिसको हमने फॉलो करना है, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी स्टडी कर रही थी, मैंने एम्प्लॉयर से पूछा कि ठीक है डिसेबिलिटी कोटाज हैं फ्रॉम द लॉ, आप उसको अप्लाई करें इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो क्वेश्चंस मुझे रिप्लाई में दे आर, मुझे उसको अपनी इवन थीसिस में रिपोर्ट करते हुए, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री एज वेल, कि जी एक तो फाइन्स बहुत मिनिमल हैं, अगर हम उसको नहीं भी करें सो व्हाट सो फार। अगेन जब मैं अपने डेटा कलेक्शन में, मेरी बिकॉज एज अ रिसर्चर क्यूरोसिटी थी, मैंने डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम द लेबर डिपार्टमेंट एज वेल, और मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास ऐसा क्या तरीका है, इतने सारे लॉज को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वन ऑफ द वे दे डू द थ्रू द लेबर इंस्पेक्शन, कि जिस आपका इंस्पेक्टर जाता है और वो आपकी इन चीज़ें इंस्पेक्ट करता है। अगेन उस पर भी हमारे प्रोविंस में अब जैसे डिसेबिलिटी कोटाज हैं, वो लेबर इंस्पेक्शन के अंडर नहीं आते, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, और वो कहते हैं कि ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है, वो उसको नहीं देखता है। सो देयर इज़ सो मच कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मुझे बहुत खुशी हुई सर को देख के कि जी उन्होंने कहा कि मैं फोरम्स पे जाके इस चीज़ को हाईलाइट भी कर रहा हूँ। एज अ रिसर्चर मेरा भी ये है कि मैं अब अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को डिसेमिनेट करूँ। सो द प्रॉब्लम इज़ द इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसका प्रोसीजर कैसे होगा। इंटरनेशनली जितने भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ स्टूडेंट गई हूँ बाहर पढ़ने, मुझे मेरे राइट्स पता है, और मुझे पता है कि जी अगर मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मुझे कहाँ किसको कैसे रिपोर्ट करना, आई नो दैट, बिकॉज मैं ऑल दोस कंट्री की सिटीज़न भी नहीं हूँ, बट आई नो कि मेरे राइट्स क्या हैं। यहाँ पे हमारी एक तो अवेयरनेस बहुत कम है,
पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमारे यूनियन बहुत एक यूनियंस का वो जो ग्रुप है, मैं उनसे भी मिली थ्रू डेटा कलेक्शन, बिकॉज मैं इतने इंटरेस्टेड हूँ इस फील्ड के अंदर, मैं पढ़ा भी रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है। सो वहाँ पे सब चीज़ें जो हैं प्रॉब्लमेटिक बहुत हैं। मैंने लेबर डिपार्टमेंट से कैसे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, द वे आई हैव सजेस्टेड इन माई रिसर्च कि जी आपका जो लेबर डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल पंजाब का, जिसके बिकॉज 18th अमेंडमेंट के बाद अब पंजाब ने इम्प्लीमेंट करना है, द वन थिंग इज़ के री इन्वेंटिंग द व्हील। हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी जो हमारे लीडरशिप चेंज होती रहती है, और जो नई लीडरशिप आती है उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो प्रॉब्लम्स तक पहुँच सके। सेकेंडली, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री देख लें, जो HR की मिनिस्ट्री है, उसका अभी तक कोई मिनिस्टर भी नहीं है। हम ये चीज़ें इतनी नॉन सिग्निफिकेंट लेते हैं अपने यहाँ पे। 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबा अब अपना काम खुद कर रहा है, बट व्हाट द रोल ऑफ फेडरल इन ऑल दैट? कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए, और अगेन HR के भी लॉज होने चाहिए। मेरे सुपरवाइजर्स ने मुझे कहा सबीन गो एंड सी होंगे HR के लॉज, और वाकई मैंने लेबर डिपार्टमेंट वालों से भी पूछा, और जितने कंसल्टेंट से पूछ सकती थी कि क्या सिर्फ लेबर लॉज ही हैं, हमारा जो HR बाकी सारा है, जो मैनेजरियल एम्प्लॉई है, जो वाइट कॉलर एम्प्लॉई है, तो हमारे पास उनके जैसे वुमेन ऑन बोर्ड का लॉ है, सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ है, और डिफरेंट लॉज हैं। बट अगेन जिस तरह से पूरे लेबर लॉज हैं 70+, ऐसे कोई HR लॉज नहीं हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आई थिंक मुझे खुशी हुई है कि इस पर काम भी हो रहा है, एंड आई होप कि ये चीज़ें फ्यूचर में बेहतर हो जाएंगी। इंक्वायरी शुरू होने के बाद उसको एक तो हम कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्लोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, और ड्यूरिंग द इंक्वायरी अगर इसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ द इंक्वायरी, तो क्या वो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स को चेंज कर दें? देखिए जी, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाट द लॉ रिक्वायर इज that while taking cognizance of a disciplinary matter, you must adhere to the principle of natural justice. The principle of natural justice is nowhere defined. It always remains hanging in the air. The moment it finds that some injustice is being done, he will come down and will say, take your hands off, because you are doing injustice. So far as the concept of inquiry is concerned, इंक्वायरी के लिए प्रिंसिपल बड़े वाजे हैं, लॉ में नहीं लिखा गया, स्टैंडिंग ऑर्डर में नहीं है, बट बाई विर्च्यू ऑफ टाइम, बाई थ्रू जजमेंट्स डिलीवर्ड बाई द कोर्ट्स आर नोन एज जजमेंट मेड लॉस, जजेस मेड लॉ, एक स्टैट्यूटरी लॉ है। तो अब एस्टेब्लिश प्रोसीजर ये हो गया कि शो काज नोटिस देने के बाद उसका जवाब आ गया, जवाब आने के बाद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वुड अप्लाई हिज माइंड and come to the conclusion whether in the light of the reply given it is a fit case where the matter should be closed, or his reply is found to be unsatisfactory and the competent authority finds that it is a fit case where inquiry should be held, then inquiry officer would be appointed. Inquiry officer की inquiry करना, finding देना, report में कोई statutory limitation नहीं. The limitation is only to the extent of issuance of a show cause notice within 30 days. अब साल भी लग जाता है रिपोर्ट में, 6 महीने भी लग जाते हैं, 1.5 साल भी लग जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक लेबर कोर्ट में जाके उसने पॉइंट रेज कर दिया कि सर इंक्वायरी रिपोर्ट वाज सबमिटेड आफ्टर 9 months. द मैनेजमेंट टुक अ स्टांस, द इंक्वायरी ऑफिसर रिमेन्ड बिजी and he was busy in the audit, so therefore it was not possible for him to conclude the inquiry.